हेलो आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंबशन एंड फ्लेम। दीज आर द टू चैप्टर्स। ये दो चैप्टर है, 8th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड भी सेक्शन है, देख लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर ये दोनों सेक्शन हम लोग देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंटरेक्टिव भी होगा, साथ ही साथ में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज आंसर्स जो सॉल्यूशंस हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर कंप्लीटली कवर करवाने वाला हूँ। सो माय नेम इज रुद्र गौतम और आप मुझे यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरे बहुत सारे लेक्चर्स आते हैं। आप लोग जरूर सारे लेक्चर्स देखिए, फॉलो कर लीजिए मुझे। इससे पहले भी मेंस प्रीलिम्स से रिलेटेड बहुत सारे सेक्शंस मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इट इज 42nd लेक्चर, ये 42वां लेक्चर है और अब तक ऑलरेडी 42 लेक्चर आ चुके हैं। और इसी YouTube चैनल पर लगभग 300 प्लस वीडियोस मेरे अवेलेबल हैं। और आप मेरे लेक्चर्स और ज्यादा सुनना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, देखते हैं। ओके, योक्ता दास, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्लास की। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है आज की, लेकिन उससे पहले कुछ ब्रीफ बातें कर लेते हैं। क्लास 8th हम लोग देख रहे हैं, बहुत डिटेल में एक एक बात को चर्चा कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं इंडियन इकोनॉमी के बहुत अच्छे क्वालिटी के एमसीक्यूज देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए। 10 बजे 10 PM पर क्लास आएगी, राइट। इसके अलावा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैं हमेशा 8 PM पर क्लास लेता हूं और 4 PM पर इंडियन पॉलिटी की क्लास आती है। सो डेडिकेटेड 3 आवर्स फॉर प्रीलिम्स, सो दैट आप आसानी से 2021 का प्रीलिम्स आसानी से क्रैक कर सकें। तो उसके लिए यहां पर आपको संपूर्ण तैयारी मिल जाएगी। तो जस्ट फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड बर्निंग टॉपिक दिस क्लास विल बी, आई थॉट कि भाई नए साल से नई शुरुआत की जाए, एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी से हम लोग बर्निंग टॉपिक्स को देखने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जल्द ही और 1 जनवरी से बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे और इसमें मयंक सर और मैं आपके लिए कंप्लीट करंट अफेयर का डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कशन के साथ आपको एक एक पॉइंट को बिल्कुल सहज भाव से, बिल्कुल आसान शब्दों में समझाते हुए चलेंगे। तो ये जो डिस्कशन है वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, राइट। तो जरूर मयंक सर और मुझे आप कल 8:30 पर यह घोषणा का पूरा मौका आप देखिए कि किस प्रकार से हम लोग करेंगे, है ना। चलिए, तो केवल 6 महीने बचे हैं एग्जाम को और अनअकैडमी के तमाम टॉप एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। 27 जून इज द डेट ऑफ एग्जाम। तो दोस्तों, आप यदि अनअकैडमी पर आइकॉनिक प्लस या ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन ले, यू विल बी बेनिफिटेड मोस्ट बाय माय रेफरल कोड RPSIR10। और यहां पर आपको डेडिकेटेड बैचेस, इस प्रकार के बैचेस जो हैं वो मिलेंगे प्रीलिम्स के लिए, राइट। और प्रीलिम्स मात्र आपको 3 आवर्स, मैं उम्मीद करूंगा आप केवल 3 घंटे पढ़ें और इन एजुकेटर्स के साथ पढ़ेंगे, डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और मेंस के लिए भी डेडिकेटेड कोर्सेज जो बिल्कुल 28 दिसंबर से शुरू हुए हैं, इनमें आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं, जिसमें PDF, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, कंप्लीट एनालिसिस, फुल सिलेबस कवरेज यहां पर हो जाएगा। लेकिन आप यदि RPSIR10 रेफरल कोड का प्रयोग करेंगे, आई ऑलवेज प्रॉमिस दिस इज अ न्यू ईयर इज गोइंग टू स्टार्ट और आपको भी नए प्लेज ले लेने चाहिए कि अब एग्जाम पास में है एंड यू नीड टू डू अ राइट स्ट्रेटेजाइज वे टू प्रिपेयर दिस एग्जाम। सो RPSIR10, दिस विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल रेफरल कोड एवर इन अनअकैडमी हिस्ट्री। तो ये सबसे बेहतरीन होगा। एक बार आप मुझे पर्सनली जब भी कोर्स लें, एक बार मुझसे जरूर बात करें। आपके दोस्त यदि लेना चाह रहे हैं उनको बताइए, यू विल बी बेनिफिटेड मोस्ट बाय माय टाइम। टाइम क्या है बैच का दोस्त? बैच का टाइम जो है वो अलग अलग बैचेस हैं, उनमें अलग अलग टाइमिंग है, राइट। और एक बैच नहीं है, मल्टीपल बैचेस हैं। डेडिकेटेड हिंदी मीडियम के एजुकेटर्स बहुत सारे हैं, उनके बैचेस हैं। तो बैचेस का टाइम यदि आप लाइव नहीं ले सकते तो इन्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, राइट। रिकॉर्डेड क्लासेस भी इनकी देख सकते हैं। 28 दिसंबर से हिंदी मीडियम के बैचेस भी स्टार्ट हैं।
28 दिसंबर से डेडिकेटेड 2021, 2022 और 2023 के डेडिकेटेड बैचेस आपको मिलेंगे, राइट, एकदम क्लियर। और प्राइस भी हाइक होने वाला है आइकॉनिक का, और यहां पर आपको पर्सनल कोच मिलता है, तो दिस इज अ राइट टाइम। और देखिए, हम लोग मेंस की ही तैयारी नहीं करते जिसमें आंसर राइटिंग की जरूरत है, तो यहां पर आइकॉनिक कोर्स में आपको एग्जॉस्टिव वर्कशॉप मिलेगा, आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन होगी, साथ ही साथ आपकी आंसर राइटिंग में कहां गलती कर रहे हैं उसको रेक्टिफाई करते हैं आपके साथ में जो पर्सनल कोच होते हैं, और प्लस की संपूर्ण क्लास होती है। सो दिस इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ अनअकैडमी। ये अनअकैडमी का सबसे बेहतरीन पैनेशिया रामबाण है, और यदि आप ये लेते हैं डेफिनेटली आप बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं उनसे कई अगले स्तर पर पहुंच जाएंगे, राइट। युक्ता दास बोल रही हैं पॉलिटी के लिए कोई बुक सजेस्ट करो। वन एंड ओनली सबसे पहले आप लक्ष्मीकांत बुक को बहुत अच्छे से रिलीजियसली, है ना, बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर लीजिए लक्ष्मीकांत को। यदि ये हो जाए, लक्ष्मीकांत को भी पढ़ने से पहले, वैसे लक्ष्मीकांत पहले पढ़िए, काफी हद तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, प्लस उसके बाद आप जाएंगे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर विद सॉल्यूशन आंसर्स जो है पीछे, उनको भी सॉल्व कर लीजिए। जब ये सब हो जाए उसके बाद भी आप कंफर्टेबल हैं, आंसर देने में कैपेबल हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई भी और भी अच्छा लेवल प्राप्त करना है तो फिर इसके बाद डीडी बासु बुक को फॉलो करेंगे, राइट, डीडी बासु उसके बाद में फॉलो करेंगे, ठीक है। तो द पैनेशिया ऑफ लक्ष्मीकांत, देखिए मैं कभी भी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इसके लिए किसी बुक को बाइबल नहीं कह सकता उस सब्जेक्ट की, लेकिन लक्ष्मीकांत बुक आपको जरूर पढ़नी है। वेरी लुसिड लैंग्वेज, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर भाषा में यहां पर ईच एंड एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को डिस्कस किया है, एक एक पॉइंट को एलेबोरेट किया है, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया, राइट। चलिए, तो जब भी आप एक सीरियस तैयारी का मूड है, बिल्कुल अनअकैडमी आपको एक अगले मुकाम पर पहुंचा देगा, ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि इतने शानदार एजुकेटर्स एक ही मंच पर होना इट इज इम्पॉसिबल। तो इसीलिए अनअकैडमी विल बी मोस्ट बेनिफिशियल, और मेरा रेफरल कोड ये तो आपके लिए सबसे सुनहरा रेफरल कोड रहेगा, आई प्रॉमिस यू दिस, है ना। तो देखिए, क्योंकि मेंटरशिप, गाइडेंस एंड मेनी ऑफ द हेल्प, सो जो भी कोर्सेज हैं आप प्लस कोर्स लें, 2 इयर्स का लें प्रेफरेबली, और आइकॉनिक कोर्स लें तो वो भी 2 इयर्स का लीजिए, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। ईएमआई फैसिलिटी उपलब्ध है यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। तो दोस्तों आरपी सर 10 की मदद से आप इन सभी कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं विद द मैक्सिमम बेनिफिट, राइट, मेंटरशिप गाइडेंस के साथ। तो मेरा ये रेफरल कोड भारत के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी पर अप्लाई होता है, राइट, जितने भी एग्जाम है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर उन सभी पर अप्लाई होता है। तो अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, और चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला, कंबशन एंड फ्लेम। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको पता होगा जो पदार्थ वायु में जलते हैं वो दाह्य कहलाते हैं, है ना, कॉल्ड कंबस्टिबल, जिन्हें जलाया जा सके वो क्या कहलाता है, कंबस्टिबल मटेरियल। गौरीराज जी, मैंने सोचा कि एक नए वर्ष से शुरुआत की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और इसीलिए आई विल स्टार्ट द बर्निंग टॉपिक क्लास एट 1 जनवरी। 1 जनवरी से बिल्कुल नए वर्ष से नई शुरुआत हो तो यह बहुत अच्छा होगा। आप लोग भी कुछ अच्छे निर्णय प्लेज लीजिए, ठीक है। तो 1 जनवरी से बर्निंग टॉपिक, और साथ ही साथ 1 जनवरी से 11:30 पर रात्रि को मैं और मयंक सर आपके लिए बहुत अच्छा करंट अफेयर का डिस्कशन के तौर पे आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे, जो आपके लिए बड़ा मजेदार भी हो जाएगा और चीजों को आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो जरूर आप उन क्लासेस को लेंगे, है ना। चलिए, तो अब हम लोग क्लास की ओर रुख करते हैं पूरी तरह से, है ना। चलिए, तो यहां पर जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह्य कंबस्टिबल कहलाते हैं, बिल्कुल ठीक है। कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर मैं एमसीक्यूज और सब राउंड करवा दूंगा। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक, ये देख लीजिए, जब भी कभी ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई चीज जल ही नहीं सकती है ना। ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्योंकि ऑक्सीजन
जलाने में सहायक है और कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में सहायक है। तो ये बुझाने में एक्सटिंग्विशर, तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, है ना, जो जितने भी अग्निशमन यंत्र हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। तो इसीलिए आपको यह बात पता होनी चाहिए कि, है ना, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद बात आती है कि फायर एक्सटिंग्विशर में क्या, कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। गुड मॉर्निंग शांति सिंह, गौरीराज, ओके ओके ओके। चलो, अब बात आ रही है, देखिए यहां पर एक और चीज मैं बताऊं आपको, आजकल क्या है, टोरेफैक्शन, मैंने जो भी आप लोग क्लास लेते हैं ना मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप, टोरेफैक्शन मैंने आपको पढ़ाया था। टोरेफैक्शन क्या होता है? जिसमें हम लोग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यदि जो पलारी वाला जो कचरा है ना, पलारी का मतलब क्या है, स्टबल बर्निंग जो करते हैं, टोरेफैक्शन उनका किया जाए, बिना ऑक्सीजन में उनको बर्न किया जाए, तो वो एक ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, पॉल्यूशन भी कम हो जाता है, और वही कॉन्सेप्ट टोरेफैक्शन है। और भारत में आजकल टोरेफैक्शन का सजेशन दिया जाता है। टोरेफैक्शन वर्ड आपको जरूर याद रखना है, राइट, टोरेफैक्शन वर्ड आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है, हीट निकलती है, गर्मी उत्पन्न होती है। एक्सोथर्मिक होता है ये, एक्सोथर्मिक का मतलब ऊष्मा शेपी और ऊष्मा शोषी, तो ऊष्मा शेपी कहेंगे, एक्सोथर्मिक, ठीक है, ऊष्मा शेपी। ज्वलंत ताप पर निम्नतम ताप जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है, तो ज्वलंत ताप क्या है? कभी आपसे ये, गुड मॉर्निंग गरिमा शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, आपसे कभी भी एक लैंग्वेज पूछा जा सकता है, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? दैट लोएस्ट टेम्परेचर जहां पर कंबस्टिबल सब्सटेंस आग पकड़ ले, बस वही, है ना। कई बार बाइक जो होती है उसमें इग्निशन खराब हो जाता है, या फिर प्रॉपर वो प्लग जो है चार्जिंग नहीं दे रहा होता है, तो हम लोग नया प्लग लगाते, क्यों? क्योंकि वह न्यूनतम हीट या एनर्जी या ऊष्मा जिससे जो गाड़ी चालू हो जाए या फिर अग्नि प्राप्त कर ले, तो वही क्या है, ठीक है। चलिए, तो ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं? हाईली इन्फ्लेमेबल, है ना। जब भी आप रेलवे ट्रैक पर जा रहे हैं या फिर ट्रेन में हैं, तो आप देखते होंगे बगल से एक जो रेलगाड़ी निकल रही है, मालगाड़ी, उसमें लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल, मतलब बहुत ही कम तापमान चाहिए उसको, और इग्नाइट हो गया तो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक से अधिक को हटाकर आग में, तो देखिए इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस आर वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, तो जो भी हाईली इन्फ्लेमेबल पदार्थ होते हैं, बहुत ज्यादा ज्वलनशील होते हैं, उनको बहुत न्यूनतम तापमान चाहिए और वो पूरा का पूरा अग्नि उसमें लग जाती है। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक से अधिक को हटाकर हम लोग नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फायर। तो या तो हम क्या करें, पानी डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, या फिर सबसे खास बात, वहां पर ऑक्सीजन की यदि कमी हो जाए तो अपने आप ही आग बुझ जाएगी, यस और नो, अपने आप ही आग बुझ जाएगी। एक चीज आप हमेशा याद रखना, जहां कहीं भी पेट्रोल में आग लगी है, फॉर एग्जांपल एक बहुत बढ़िया एक इवेंट हुआ जहां पर एक अच्छी सूझबूझ काम आई। जयपुर के अंदर जो तेल के कुएं थे उनमें आग लग गई थी, आपको याद आ रहा होगा, सीतापुरा जयपुर के अंदर पूरे विश्व भर में यह बात गई थी, और तब उन तेल के कुओं को लगातार जलने दिया गया, धधकने दिया गया। क्यों? यदि उन तेल के कुएं पर ऊपर से हेलीकॉप्टर की मदद से पानी डाला जाएगा तो वो आग और भी कई किलोमीटर दूर तक फैल जाती, और इसीलिए पानी का प्रयोग कभी भी, लिक्विड वाले इन्फ्लेमेबल पदार्थ है उनमें पानी का प्रयोग कभी भी नहीं किया जा सकता। तो ये जयपुर की घटना आपको जरूर याद रखनी है। तो ये सब सूझबूझ जो है, आप भी एक अधिकारी होंगे तो वहां पर ये सभी सूझबूझ बहुत काम आती है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। देख लीजिए, कोई भी तेल है या विद्युत उपकरण है तो वहां पर यदि पानी डाला जाएगा तो वो पानी हमें भी कैच कर लेगा और हमें, ठीक है, तो ये बात आपको एक याद रखनी है।
दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं, कई बार बहुत फास्ट दहन होता है, एक होता है सेल्फ, स्वयं दहन हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। तो विस्फोट भी होता है कई बार। विस्फोट कब होगा? जब चारों ओर से कोई चीज पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है तो वहां पर विस्फोट होगा, ठीक है। जब कोई जैसे रस्सी बम है ना, या फिर कोई भी बम है, तो उसके आसपास क्या होती है? हार्ड शेल्फ होती है। विस्फोट कब होता है? जब टायर के अंदर बहुत ज्यादा दबाव है, टायर फट जाए तो वहां विस्फोट होगा, जब उसके आसपास एक मोटी लेयर हो, ठीक है। ज्वाला 3 प्रकार की होती है, इन सभी पर हम लोग बात करने वाले हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जोन्स इन फ्लेम। तो देखिए फ्लेम के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। देखिए यहां पर जो ये ऊपर वाला जो भाग है इस मोमबत्ती का, दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट। कभी भी प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट, ऊपर वाला है ना। आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, कंबशन ब्लू, जिसका कंप्लीट कंबशन होता है ना, याद रखना। जैसे मीथेन, आपको पता है ना, हम लोग जो सिलेंडर का प्रयोग करते हैं उससे जो गैस निकलती है वो निकलती है नीली लौ। क्यों? क्योंकि कंप्लीट कंबशन होता है। तो यहां पर आउटर जोन ऑफ इज कंप्लीट कंबशन, इसीलिए नीला ब्लू होता है बाहर की तरफ। हॉटेस्ट पार्ट भी बाहर वाला होता है, यह बात याद रखना। बीच वाला पार्ट मॉडरेटली हॉट होता है, और सबसे कम हॉट जो है जहां पर ये बीच वाला पार्ट है, इट इज द लीस्ट हॉट पार्ट। तो ये सबसे कम गर्म है, एकदम क्लियर। मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, और देखिए जहां पर पूर्णतः कंबशन या दहन नहीं हो रहा है वो थोड़ा सा येलोइश होगा। रेड जहां पर दहन हो रहा है, ब्लू जहां पर कंप्लीट दहन हो रहा है। तो आपको यह बात पता चल गई, ब्लू कब होगा कलर? जब कंप्लीट दहन हो, कंप्लीट, है ना। रेड कब होगा? जब पार्शियली हो रहा है। और येलो कब होगा? जब इम्पार्शियली, पूरी तरह से नहीं हो, तब येलो कलर दिखाई देता है। दीज आर द डिफरेंट जोन्स ऑफ द कैंडल फ्लेम। और ये वैक्स कैंडल है। इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न्ड वैक्स वेपरस। तो यहां पर ये वैपोर बनता है, और ये वैपोर मतलब भाप, और वो भाप के रूप में उड़ता चला जाता है। अब देखिए आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये मोमबत्ती होती है इसमें केमिकल चेंज है। बहुत अच्छा प्रश्न है। केमिकल मतलब रासायनिक परिवर्तन है या फिर फिजिकल चेंज है? हिंदी में देख सकते हैं क्या? हिंदी में देखना है आपको? हिंदी में दिखाते हैं, 1 मिनट का समय दीजिए। हिंदी में भी दिखाएंगे, 1 मिनट का समय दीजिए। हिंदी में भी दिखा देंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा है ना। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। अभी लो एक बार कंफर्म करते हैं। बिल्कुल आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वेरी गुड, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और अब देखिए हिंदी में देख लेते हैं, लीजिए। हिंदी, हिंदी लो, हिंदी में भी देख लेंगे। ऐसी ऐसी डिमांड करते रहा करो, क्लास में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, बस आपको एक बार बोलने की जरूरत है। कभी भी किसी प्रकार की जिसने की शर्म, है ना, उसके बाद आपको आगे पता है। हाँ यहां पर मिल जाएगा बेटा आपको, ये लो, ये लो, मिल गया है ना। चलिए प्लस कर देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, लीजिए दिख रहा है एकदम क्लियरली। एक काम और कर लेता हूं ताकि कुछ मार्कर चलाना हो तो उसको भी चला लूं। पेन लीजिए, ये आ गया आपका। देख लीजिए यहां पर आपको शायद पूरी तरह से चीजें दिख रही होंगी। तो यहां पर देखिए सबसे गर्म भाग जो है, सबसे गर्म भाग, सबसे गर्म भाग ये रेड वाला है। और बाह्य जो दहन होता है बाहर वाला वो नीला ब्लू होता है। बाह्य दहन ब्लू या नीला होता है, ठीक है। है ना। इसके बाद में आंशिक दहन जो है, जहां पर ये मध्य वाला भाग है जिसमें येलो कलर होता है। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो होता है वो वेपोरस, ये ब्लैक होता है जो बिना जली है। सबसे कम गर्म ये येलो वाला भाग है और ये मोमबत्ती है, एकदम क्लियर। तो ब्लू किसका, नीला किसका होता है? जो पूर्ण दहन हो रहा है,
कंप्लीट कंबशन वो यहां पर, ठीक है। और सबसे गर्म भाग जो है ये आउटर वाला है, सबसे कम गर्म वाला ये है, सबसे कम गर्म। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है। गुड मॉर्निंग पीबी चौधरी जी, गुड मॉर्निंग। ये बात क्लियर है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, ये लीजिए, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हमको पढ़ने चाहिए, और वो क्या है, देखिए आप लोग जब बात करेंगे, सबसे ज्यादा ताकत पता है किसमें, हाइड्रोजन में है। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक जो किलो जूल पर किलोग्राम में होता है, वो हाइड्रोजन में है। सबसे ज्यादा ऊष्मा हाइड्रोजन में है। एकदम क्लियर, ठीक है। सबसे ज्यादा मान हाइड्रोजन में है, एकदम क्लियर। और इसीलिए हाइड्रोजन को सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। हाइड्रोजन को क्यों, क्योंकि किलो जूल पर एनर्जी कितनी है इसकी, 15 है ना, 1.5 लाख है ना, 1,50,000 ये है। बायोगैस में भी बहुत एनर्जी होती है, जो लगभग 3500 से 4000 किलो जूल। तो आपको यदि ये प्रश्न आए कि इनके कैलोरीफिक या ऊष्मीय मान के अनुसार इनको क्रम में जमाइए, तो आपको सबसे नीचे किसको रखना है, काऊ डंग केक। लेकिन ये पॉल्यूटेंट कम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है लकड़ी, देख लीजिए 1700 से 2200 किलो जूल पर किलोग्राम। लेकिन 1.5 लाख होता है हाइड्रोजन का। और जो पॉल्यूटेंट भी निकलता है इसमें, वो जल निकलता है, H2O। बेटा ये क्यों होता है, नंबर ऑफ कार्बन्स पर है, नंबर ऑफ कार्बन्स। कार्बन्स कितने हैं किसी में, है ना, जो, और अपने आप में सबकी अपनी इंटरनल हीट होती है। तो जब भी उनको गर्म किया जाता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर जब कार्बनिक पदार्थों की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन, और इसके अलावा एक और बात याद रखना, मीथेन में कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी होती है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे जो बायोगैस है, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी पाई जाती है, 50,000, 55,000, है ना, ठीक है। हाइड्रोजन का नहीं दिख रहा बेटा, तो उसके लिए ही तो मैंने यहां पर 1.5 लाख लिखा है। 1,50,000 इसीलिए नीचे लिख दिया बेटा, ये जो लिखा है ना, नहीं दिख रहा था इसीलिए यहां पर लिख दिया। जो यहां नहीं दिख रहा वो यहां लिख दिया 1,50,000, ठीक है। चलो मीथेन में देख लीजिए, मीथेन जो होती है उसमें 50,000 एनर्जी होती है, और सीएनजी में मैक्सिमम मीथेन ही होती है, इसीलिए ये ऊर्जा है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, एक बात सोचिए आप, एक बात सोचिए, जब हम लोग एलपीजी की बात करते हैं, एलपीजी में 55,000 है, सीएनजी में 50,000 है। एलपीजी के अंदर सबसे बड़ा होता है ब्यूटेन, CH3, CH2, CH2, CH3। जब ये पॉल्यूशन निकलेगा तो ये 4 कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। जबकि जो सीएनजी होता है उसमें 85% मीथेन होता है। एलपीजी में लगभग 80% ये ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन जब जलेगा तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड देगा। लेकिन सीएनजी जब जलेगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो यहां पर 1 कार्बन निकलेगा, है ना, 1 CO2। जबकि देखिए CH4 दे रहा है 50,000 किलो जूल, और वहीं पर एलपीजी देता है 55,000, 4 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। तो ज्यादा अच्छा कौन सा है, सीएनजी। और इसीलिए सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है सभी जगह पर, क्योंकि पॉल्यूशन वो कम से कम हो, राइट। तो ये क्रम जरूर आप याद रखना, एक बार ये क्रम को देख लीजिए। आपको कोई भी डाउट है बीच में पूछते रहिए। तो काऊ डंग, उसके बाद में वुड, फिर कोयला, पेट्रोल, पेट्रोल से ज्यादा कैरोसिन, कैरोसिन से ज्यादा एनर्जी होती है डीजल में, क्योंकि यहां पर कार्बन 10 होता है, पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर कार्बन 8 होता है। ज्यादा कार्बन ज्यादा ऊर्जा, एकदम क्लियर है, ज्यादा कार्बन ज्यादा ऊर्जा, यह वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए, आदर्श ईंधन, सबसे जो आइडियल ईंधन होगा वो सस्ता होगा, आसानी से उपलब्ध होगा, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन, मतलब उसे लेकर भी आसानी से जाया जा सके, कम ऊष्मा देने पर जल जाए और आसानी से उपलब्ध हो जाए। जो ईंधन आसानी से ही उपलब्ध नहीं है तो वो किस काम का,
ऐसी गैसें और अवशेष नहीं छोड़ता जो गैस और अवशेष जैसे सीएनजी और एलपीजी बिल्कुल भी धुआं नहीं करते हैं, इसीलिए ये सबसे अच्छे प्रदूषण नहीं है। इसमें पूरा संपूर्ण रूप से ये क्या है, बर्न हो जाता है। ईंधन की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और यहां पर याद रखना जो यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम, किसी भी ईंधन के कैलोरीफिक मान को कैलोरीफिक मान को कैसे निकाला जाता है, किलो जूल पर किलोग्राम, इस प्रकार से निकाला जाता है, किलो जूल पर किलोग्राम। ओके, लिस्ट नोटिस कर लिया। ओके, वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं, जो भी आपको पता होगा फ्लाई ऐश है ना। फ्लाई ऐश क्या होता है, वह धुआं जो आकाश में उड़ रहा है और वह कार्बन जो निर्मुक्त रूप से आकाश में घूम रहा है, जो पूरी तरह से बर्न नहीं हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक प्रदूषक कहलाते हैं। तो यहां पर आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड भी और साइंस एंड टेक से रिलेटेड भी पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल गिव्स पॉइजनस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉरी कार्बन, जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, और इसे एयर क्वालिटी इंडेक्स में रखा गया है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड को रखा गया है AQI में? बिल्कुल भी नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेड है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, PM2.5, PM10, ये सभी एयर क्वालिटी इंडेक्स में। इसके अलावा टोलुइन, बेंजीन, जाइलिन, इनको भी मॉनिटर करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और दिल्ली के अंदर मैंने आपको बताया ग्रेडेड सिस्टम चलाया गया कि भाई आपको कहां पर कितना ज्यादा पॉल्यूशन है उसको ग्रेड दिया जाए, सीवियर है या क्रिटिकल है, किस प्रकार से वहां पर, है ना। तो पॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो ग्लोबल वार्मिंग भी करेगा। कुछ देखिए, जब भी कोयले को जलाया जाता है ना, तो कोयले में सल्फर भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बन जाते हैं और ये बहुत हार्मफुल होते हैं क्रॉप के लिए, बिल्डिंग्स के लिए। तो आपको याद आ रहा होगा जो रिफाइनरीज हैं, रिफाइनरीज जैसे मथुरा की रिफाइनरी, तो वहां पर आपको पता है ना ताजमहल के साथ क्या हो रहा है, ताजमहल क्या हो रहा है ताजमहल के साथ, इसको बोलते हैं स्टोन लेप्रोसी। स्टोन लेप्रोसी क्या मतलब हुआ, मतलब जो पत्थर का कोढ़ रोग होता है ना, जिस प्रकार फफोले फुंसी दाने हो जाते हैं, उसी प्रकार से जब एसिड रेन हो रहा है मथुरा रिफाइनरी से, जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, उससे मथुरा रिफाइनरी के कारण ताजमहल पर काला पड़ता जा रहा है और उसके पत्थर लगातार झड़ते जा रहे हैं। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, राइट, रिफाइनरीज। तो रिफाइनरीज से जब भी हम इनको पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, गैसोलीन वगैरह को प्यूरिफाई करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और, है ना, ये सब गैसेस निकलती हैं। ये वाला पॉइंट आपको दोनों एकदम क्लियर हो गए होंगे, यस और नो एकदम क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं, ताकि आपको एकदम सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएं। तो अब वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन एंड आंसर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि जो कंबशन होता है ना, क्वेश्चन एंड आंसर पे आ जाते हैं। दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए मतलब किस किस परिस्थिति में दहन होगा। तो पहली कंडीशन है, सबसे पहली की ऑक्सीजन प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन प्रॉपर हो तो कोई भी सब्सटेंस बर्न होगा, है ना। और इसके बाद में कोई ऐसा ईंधन हो, ईंधन को ही जलाया जा सकता है, सब चीजों को नहीं जलाया जा सकता। जैसे एस्बेस्टस का नाम आपने सुना होगा, वो बिल्कुल नहीं जलता और इसीलिए फायर रेजिस्टेंट के रूप में एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दहन के लिए क्या क्या आवश्यकता है, देखिए एक इग्निशन टेम्परेचर की भी आवश्यकता है। इग्निशन टेम्परेचर वह न्यूनतम ताप जिससे कोई भी चीज जलना स्टार्ट हो जाए, वही क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है, राइट। इग्निशन टेम्परेचर जैसा मैंने आपको किसमें बताया है, इग्निशन टेम्परेचर या फिर ज्वलंत ताप,
जहां पर वस्तु, वह निम्नतम ताप जहां पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ ले वही ज्वलंत ताप या इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। एकदम क्लियर। तो ये 3 कंडीशन है, पहली ऑक्सीजन, दूसरा प्रॉपर ईंधन हो, और तीसरा टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर वगैरह जिससे वो आग पकड़ ले। एकदम क्लियर। है ना, बिल्कुल सही बात है। चलो, तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, एक बार इसको सफाई अभियान चला देते हैं। अब क्वेश्चन एंड आंसर्स पर डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। लकड़ी और कोयले को जलाने में वायु का होता है, वायु का क्या आवश्यक है बताइए। लकड़ी और कोयले को जलाने में वायु का क्या आवश्यक है बताइए। तो यहां पर लकड़ी और कोयले को जलाने के लिए, है ना, तो देखिए यहां पर हम लोग एक एक चीज को पढ़ लेते हैं। लकड़ी और कोयले के जलने से वायु का क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, प्रदूषण, प्रदूषण या फिर पॉल्यूशन होता है। यस और नो। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है। घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम में आता है जो आजकल हम लोग यूज नहीं लेते हैं, कैरोसिन। आजकल क्या है, गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है। यस और नो, है ना। चलिए, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलंत ताप तक, इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलंत ताप तक या फिर इग्निशन टेम्परेचर तक उसे गर्म करना होता है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को क्या हम लोग पानी डालकर नियंत्रित कर सकते हैं बताइए, है ना। क्या पानी डाल के, तो यहां पर पूछा है नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो यहां पर पानी डालकर नहीं किया जा सकता। ना ही इलेक्ट्रिसिटी में कहीं फायर प्रॉब्लम आ गई है, वहां पर भी पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, है ना। यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न है, मोटर वाहनों में सीएनजी का उपयोग से हमारे शहरों में प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी में 85% होती है मीथेन, CH4। अब यह मीथेन जब जलती है तो हमेशा नीली लौ देती है। क्यों? क्योंकि यह कंप्लीटली जलता है। अब देखिए, आपको पता है मीथेन जो है वो 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम इतनी एनर्जी देता है। मीथेन जो है वो 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम एनर्जी देता है। और साथ में पॉल्यूशन कितना करेगा, केवल एक मीथेन से 1 ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ये पॉल्यूटेंट कम है, सेफ एनर्जी है, शुद्ध और क्लीन एनर्जी है। कंपैरेटिवली दूसरे ईंधन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड कम निकालता है। और ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा भी अच्छी खासी है। तो ये सभी पॉइंट हैं कि हम लोग आजकल सीएनजी का प्रयोग कर रहे हैं, जितने भी बड़े शहर हैं उनमें भी, और साथ ही साथ में विशेषकर दिल्ली में। यस और नो, एकदम क्लियर। अनामिका दुबे बहुत देर में आए हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो, लकड़ी और कोयला, ये सारी बात क्लियर हो गई है। एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो सबसे पहले एलपीजी और लकड़ी की तुलना कर लेते हैं, है ना दोस्तों। एलपीजी और लकड़ी की तुलना कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, वुड जो है, वुड, उससे कितनी ऊष्मा निकलती है, 17,000 से 22,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम। जबकि जो एलपीजी है उससे 55,000 किलोजूल पर किलोग्राम एनर्जी निकलती है। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया, एलपीजी की क्षमता ज्यादा, एलपीजी की क्षमता ज्यादा है। घरों में जो महिलाएं लकड़ी का प्रयोग कर रही हैं उसमें बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। एलपीजी में धुएं का, स्मोक का कुछ भी नहीं है। तो हमारे जो सबसे ज्यादा जो मृत्यु हो रही है पूरे विश्व में, वो हो रही है एयर पॉल्यूशन से, फेफड़ों के कारण मृत्यु हो रही है, विशेषकर गांव में। लेकिन अभी भारत सरकार ने कैरोसिन भी बंद कर दिया, और साथ ही साथ लकड़ी वाली चीजें भी अब घरों में कम प्रयोग में आ रही हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना आपको पता होगा कि लगभग 8 करोड़ परिवार जो गरीब थे, सभी लोग जो चूल्हा, है ना, सिलेंडर उपयोग नहीं कर सकते, 8 करोड़ परिवार का मतलब यह है एक परिवार में हम 5 सदस्य माने
तो 8 पंजे 40, और ये 40 करोड़ लोग जो बिल्कुल लो है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन थे, उनके लिए भी ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो गई। तो उनको अब किसी प्रकार का संक्रमण, ये फेफड़े से रोग, ये कम हो गया है। ये एक बहुत अच्छी योजना थी। और भारत ने जो ये एलपीजी मंगवा रहा है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा कहां से मंगवाता है भारत? कतर से। कतर से भारत का सबसे ज्यादा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इंपोर्ट होता है। एकदम क्लियर है। सीएनजी में बिल्कुल न के बराबर, एलपीजी में भी न के बराबर, लेकिन लकड़ी में धुआं बहुत ज्यादा होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, है ना? ठीक है। तो सीएनजी जो है वो कंपैरेटिवली एक क्लीनर फ्यूल है, जबकि लकड़ी में धुआं निकलता है। सीएनजी इवन डीजल, पेट्रोल और एलपीजी का भी अल्टरनेट हो सकता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन कम है। ठीक है। दूसरी अन्य गैसेस भी कम निकलती हैं। अन्य जो गैसेस है ना, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो भी कम निकलती है। तो ये सभी कारण है। चलें आगे चलें। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। कारण बताइए कि विद्युत उपकरण से संबद्ध आग नियंत्रण पाने पर जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। सोचिए क्या कारण है जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रश्न है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। सेम बात रिपीट कर दीजिए, धुआं वगैरह नहीं होता है ना, और स्मोक वगैरह नहीं होता। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, लेकिन एल्यूमिनियम के पाइप के चारों ओर को लपेटा जाए कागज को तो टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। तो व्हाट ऑल आर द रीजन? तो इन सभी के कारण क्या है, आप सोचिए क्या होना चाहिए, है ना? तो सबसे पहला पॉइंट आता है ना, कैन आई गिव यू द सॉल्यूशन? क्या आप तैयार हैं? आप कुछ बताने वाले हैं? तो देखिए एक बात हमें पता होनी चाहिए कि जो पानी है, देखिए पानी जो है ना, उसमें थोड़े बहुत मिनरल्स तो होते ही हैं। आसुत जल है तो बात अलग है। तो पानी में यदि मिनरल्स हैं और इसके अलावा वो एसिडिक या बेसिक है, तो वो विद्युत का अच्छा सुचालक है। और इसके चलते क्या होता है, पानी फेंकने पर हमें भी करंट लग सकता है, तो पर्सन को भी आग लग सकती है, इसलिए पानी को नहीं प्रयोग करते। दूसरा पॉइंट आ रहा है आपका, जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों यहां पर, वो है राइट, दूसरा जो प्रश्न है वो है एलपीजी लकड़ी से अच्छा क्यों है, वो सीएनजी वाला ये एग्जांपल दे देना। तीसरा जो प्रश्न है वो ये कि कागज सरलता से आग पकड़ लेता है, लेकिन यदि कागज को चारों ओर से एल्यूमिनियम से लपेटा जाए, तो देखिए सबसे खास बात क्या है कि पेपर इटसेल्फ कैचेज फायर। क्यों भाई? क्योंकि उसका लो इग्निशन है। लेकिन जैसे ही पेपर को एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेट दिया जाता है, एल्यूमिनियम जो है ना, वो देखिए एल्यूमिनियम कभी भी आग नहीं पकड़ता है, और इसीलिए कागज को है ना एक सपोर्ट मिल जाता है पीछे से। तो जब हम लोग एल्यूमिनियम के पाइप के चारों ओर इसे लपेटते हैं, तो इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसका? कागज का। वैसे कागज का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम रहता है ना, और ये कंडक्टर भी अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी का। कौन? एल्यूमिनियम। चलिए, है ना, एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो ये सारी बातें आपको इंग्लिश में भी ऐसी की ऐसी हैं, यहां पर भी आप आंसर दे सकते हैं, है ना। चलिए, मोमबत्ती की ज्वाला को चित्रित कर दीजिए। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ऊष्मीय मान किसमें प्राप्त होता है? मैंने ऑलरेडी बता दिया, किलो जूल पर किलोग्राम। किलो जूल पर किलोग्राम में हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू को मापते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान को। कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से आग को नियंत्रित करती है? तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम लोग आग के, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है ना, अग्निशामक यंत्र में भी, फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जलने में सहायक है क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो जलने में बिल्कुल भी सहायक नहीं है ना, जलाने में सहायक नहीं है। ऑक्सीजन है जलाने में सहायक, है ना। तो यहां पर आपको पहला प्रश्न तो क्लियर हो गया, कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे खास बात यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अज्वलंतकारी गैस है, मतलब बुझाने का काम करेगी, ऑक्सीजन मदद करेगी। और सबसे खास बात यह है, एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है
एक बार एक चीज देखते हैं, कार्बन कितना है परमाणु भार 14 है ना, सॉरी 12, परमाणु भार कार्बन का कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना है 16 और 16 दूनी 32। तो यहां पर CO2 का टोटल परमाणु भार कितना हो गया 12 कार्बन का है और ऑक्सीजन का 16 गुणा 2 कितना हो गया 12 प्लस 32, 12 प्लस 32 बराबर 44 और ऑक्सीजन का कितना होगा O2 का 16 दूनी 32। ये परमाणु भार है। भारी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन? डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा भारी गैस है। ये बात क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा भारी है, हैवियर है। तो ये क्या करती है, ये एक काम करती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा भारी होने के कारण, मान लीजिए यहां पर कोई आग लगी है यहां पर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भारी होने के कारण एक ब्लैंकेट चादर बना लेगी यहां पे, और ऑक्सीजन जो है यहां पर नहीं आ पाएगा, भारी गैस नीचे रह जाएगी। एकदम क्लियर। और इसीलिए ये जो जल रही थी चीज वो नहीं जलेगी। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्लैंकेट, कंबल बना देती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, जिसके कारण ऑक्सीजन जो है, जहां पर वो चीज जल रही है वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने आप बुझ जाएगा। तो ये दो रीजन है, दोनों याद रखना। एक तो नॉन कंबस्टिबल गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वो ब्लैंकेट बना लेती है ना ठीक है। और इसीलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी प्रयोग किया जाता है ना। चलिए अगला पॉइंट है कि भाई, अगला पॉइंट आ रहा है दोस्तों, यहां तक सारी बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर, ब्लैंकेट वाला भी रीजन। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्ती आसानी से, बस रीजन वही है कि वो ठंडा होता है, गीली होती है, उसके कारण जो इग्निशन टेम्परेचर गीले वाले को इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, सूखी वाली पत्तियों का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, ज्वलंत, ठीक है। और इसीलिए ज्वलंत ताप जो है उसमें अंतर होने के कारण, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा, इग्निशन टेम्परेचर भी लो होगा, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट इसमें नहीं होता। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला को किस क्षेत्र का उपयोग करता है बताइए। अभी हमने पूरी ज्वाला के बारे में पढ़ा है ना। तो आपको पता होगा जब भी कभी स्वर्णकार जलाता है, आपने देखा होगा, तो ये जो सबसे आउटर वाला भाग होता है ना, आउटर वाला भाग ये सबसे ज्यादा गर्म होता है। सबसे आउटर वाला भाग मैंने आपको बताया था जो ब्लू है वो सबसे ज्यादा गर्म है। और इसीलिए गोल्ड स्मिथ क्या करता है, जो ब्लू नीली कलर की लौ होती है, आपने देखा होगा उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आउटर वाले भाग से उसको बर्न करने की कोशिश करता है। एकदम क्लियर। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न है, एक न्यूमेरिकल है, बड़ा सिंपल है, वैसे कोई ज्यादा टफ नहीं है। 4.5 किलोग्राम का कोई ईंधन है, पूर्णतया दहन हो गया, उत्पन्न ऊष्मा का मान है 1,80,000 किलो जूल। तो उस ईंधन का ऊष्मीय मान कितना होगा? तो आपको पता है ये किलो जूल पर किलोग्राम में होता है। कितने किलो जूल एनर्जी उत्पन्न हुई है? 1,80,000, है ना, 1,80,000 एनर्जी उत्पन्न हुई है। कितने फ्यूल से? 4.5 किलोग्राम फ्यूल से। तो यहां पर पॉइंट हटा दीजिए, तो यहां पर एक जीरो लगा दीजिए, है ना। और 45 चौक 180 होता है, आपको पता होगा, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, 45 चौक 180, तो 4 बार कट जाएगा, तो सीधा सीधा आ जाएगा, 4 जीरो लगा दीजिए, 40,000, 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम, यह ऊष्मीय मान होगा उसका। आदित्य मलेरिया आ चुके हैं क्या? आपका ना मलेरिया, सॉरी माफी चाहता हूं, मनेरिया है, माफी चाहता हूं। तो आदित्य मलेरिया, सॉरी मनेरिया, आपका जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा जिस दिन जन्मदिन होगा आई विल अनाउंस इट, राइट। तो अननेसेसरीली टाइम पास करने के लिए कहीं और जाइए, है ना,
चलिए, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? जन्मदिन किसी का नहीं है यहां पे, और ये इनको मैं जानता भी नहीं हूं, है ना। चलो सॉरी, माफी चाहता हूं, मैंने आपका नाम मलेरिया पढ़ लिया। जिस प्रकार आपको लगा मेरा बर्थडे है, उसी प्रकार गलती से मैंने आपका नाम गलत पढ़ लिया। माफी चाहता हूं आदित्य जी, आई एम वेरी सॉरी। चलो, जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है। तो चलिए, जंग लगने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है। दहन। तो क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? जंग का मतलब क्या है ना। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन? क्या जंग लगने के प्रक्रम को हम लोग कंबशन कह सकते हैं? नहीं, बिकॉज रस्टिंग में क्या होता है दोस्तों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। क्योंकि देखिए, जब भी याद रखना यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है, क्या रस्टिंग को कंबशन प्रोसेस कहा जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि रस्टिंग जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस एज हीट इज लिबरेटेड ड्यूरिंग रस्टिंग, और कंबशन जो है उसमें केमिकल प्रोसेस होता है। ये बात याद रखना, कंबशन में केमिकल प्रोसेस होता है, और ऑक्सीजन जो है यहां पर विद द ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो बिल्कुल भी नहीं, यहां पर क्या है, बिल्कुल भी कंबशन हीट और लाइट का उत्सर्जन नहीं कर, यहां पर कंबशन में हीट और लाइट उत्पन्न होती है, रस्टिंग में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता। सो वी कैन नॉट से कंबशन ठीक है। चलिए, नहीं भाई, कोई बर्थडे नहीं है, बिल्कुल इलाज मिल गया ना। कई बार क्या होता है, समझदार को इशारा काफी है और बच्चे को गुब्बारा काफी है। तो कई बार क्या होता है कि सही समय पर वो अपने आप ही चला गया बेचारा, बहुत बढ़िया। तो इसलिए कई बार क्या होता है, टाइम पास करने लोग आते हैं, उनको ठीक नहीं है ना ये बात, है ना। चलो, जस्सा सिंह जी समझ गए, इलाज मिल गया उनको। तो यहां पर एक चैप्टर जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एक और चैप्टर हम कर लेते हैं, पौधे और जंतुओं का संरक्षण। बड़ा सिंपल चैप्टर है, और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये मैं बहुत अच्छे से आपको 8 PM पर पढ़ा रहा हूं। अब तक टोटल 38 क्लासेस हो चुकी हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर लीजिए जरूर। वहां पर नीचे दिया गया है एक लिंक, वहां से क्लिक करते ही आप सीधा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर लेंगे। और यहां पर फॉलो करते हैं आप तो बिल्कुल ये एनवायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन 4 PM पर मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बहुत हाई क्वालिटी एमसीक्यूज, है ना, जरूर एक बार आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, यू विल गेन द हाई क्वालिटी। सो सौम्या नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग, हेलो बेटा। और सर्वेश बहुत बढ़िया। टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। भाई साहब, किसका टीकाकरण करवा रहे हैं? कोरोना का? हाँ, निमोनिया का? अच्छा, निमोनिया की नई वैक्सीन आई, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना प्रारंभ कर देता है। बिल्कुल ठीक है, अब आगे चलें। बिल्कुल सही बोल रहे। हेलो अंकित कुमार, हेलो भाई। चलो, तो अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर आ रहे हैं। नीचे दिए गए लिंक पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लेना, और वहां पर मैंने एनवायरमेंट इकोलॉजी कंप्लीटली पढ़ाया है। 38 लेक्चर फ्री स्पेशल क्लासेस हैं। तो सभी क्लासेस जो है ना, पॉलिटी 4 PM पर, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी 8 PM पर, और 10 PM पर आई एम टेकिंग क्लासेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वहां पर आपको बहुत डिटेल में एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। सो यस, आप लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी लोग यहां पर जो स्टूडेंट हैं उन सभी ने फॉलो कर लिया अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, क्योंकि बहुत अच्छी क्लासेस जा रही है वहां पर। जितना ज्यादा आप लोग और पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा मजा आता है। तो जरूर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, राइट। तो वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व आर नेम गिवन टू द एरिया मीन टू कन्वर्जन। संरक्षण के लिए हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं। जैव विविधता आपको पता है, नॉर्मन मायर्स, है ना, उन्होंने हॉटस्पॉट टर्म दिया था, हॉट स्पॉट टर्म, है ना। और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, जिसमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो जैव विविधता कहलाती है। और
जहां पर जितनी अच्छी जैव विविधता है वहां पर कोई भी अन्य स्पीसीज खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी इंटरडिपेंडेंस वह दूसरे किसी जीव जंतु पर डिपेंड हो जाएगा। इसलिए जितनी ज्यादा जैव विविधता होती है उतना ही हेल्दी वहां का है ना जो है परिवेश माना जाता है। यस, चलिए बिल्कुल, आप लोग तो बिल्कुल क्लास लेते हैं, सभी लोग फॉलो कर लीजिए, है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। न्यूमोसिल वैक्सीन स्टार्टेड फॉर न्यूमोनिया, बिल्कुल सही बात है, न्यूमोसिल वैक्सीन, वेरी गुड। तो किसी क्षेत्र के सभी पौधे जंतु उस क्षेत्र की वनस्पति जात और प्राणी जात जिसमें फ्लोरा और फौना सभी इंक्लूड हो, विशेष क्षेत्र स्पीसीज की में खास प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, यह बात आपको पता है। और कुछ स्पीसीज जो हैं, हर्षिता चौधरी जी भी बोल रही हैं बेटा थम क्यों तो टाइम पास करो, सो हमने टाइम पास करने से तो कहीं और जाओ, अभी कोई जन्मदिन नहीं है और मैं कभी भी जन्मदिन नहीं मनाता, सो आई डोंट नीड एनी विशेस। जन्म दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं है हर दिन को जन्म दिवस के तौर पे, है ना। हैप्पीनेस, दे शुड बी हैप्पीनेस लाइक एवरी डे इज आर हैप्पी बर्थडे, यस और नो। तो इतनी खुशी रहे हमारे साथ, है ना। चलो, तो संकटपन्न स्पीसीज वह स्पीसीज हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये इस लिस्ट को निकालता है ना। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट हो गई, लीस्ट कंसर्न, है ना। तो ये सभी अलग अलग प्रकार के IUCN लिस्टिंग करता है, और रेड डेटा बुक IUCN के द्वारा इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल स्पीसीज, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। तो यहां पर कुछ शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। प्रवास वह परिघटना है जिसमें स्पीसीज अपने आवास से किसी अन्य आवास में जाता है, जैसे आपका साइबेरियन क्रेन आजकल जो है वो घना पक्षी विहार में न आकर सुल्तानपुर कहां पर है, सुल्तानपुर गुड़गांव के पास में, वहां पर रुक जाता है। घना पक्षी विहार भरतपुर में है, और घना पक्षी विहार जो है इसमें जो झील है, जो वेटलैंड है, वो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल है, ये बात जरूर याद रखना, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल है, ठीक है। और विशेषकर प्रजनन हेतु चलन, क्योंकि क्या होगा, जहां पर ये दलदली इलाके हैं ना, यहीं पर ये जो साइबेरियन क्रेन्स है, फ्लैमिंगो पक्षी हैं, और जो वेटलैंड्स इत्यादि है, यहां पर ये अपने अंडों को सुरक्षित ज्यादा महसूस पाते हैं। और साथ ही साथ में वी वुड सेव, रीयूज, रिसाइकल द पेपर टू सेव ट्री, तो हमें कम से कम पेपर का प्रयोग करना चाहिए। इंटरनेट साधन ज्यादा अच्छे हैं आजकल, है ना, कम से कम, है ना। सो गुड मॉर्निंग छोटे बघेल, गुड मॉर्निंग। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। चलो दोनों अच्छी हैं, ओके। प्रज्ञात अवस्थी जी, थैंक यू सो मच। पर्यावरण नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए रोपण किया जाता है, ठीक है। तो देखिए रेफोरेस्टेशन, बहुत सारे रेफोरेस्टेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा जो है ना ग्रीन वॉल बनाई गई है अफ्रीका में, ताकि क्या हो जाए, सहारा डेजर्ट नीचे ना फैल पाए, कॉन्गो राइट नीचे केन्या की तरफ, इसीलिए ग्रीन वॉल इनिशिएटिव चलाया गया, है ना। भरतपुर में साइबेरियन पक्षी आते हैं, लेकिन आजकल सुल्तानपुर में जा रहे हैं, एकदम क्लियर, ठीक है। बेटा ये क्या है, ये हिंदी मीडियम ही है, पुनर्वनारोपण नष्ट किए जाने के बाद में, हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं, है ना। चलो तो कुछ प्रश्नों का उत्तर खोज लेते हैं, तो आप दिमाग लगाइए और बताइए कि क्या आंसर है। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है बताइए। और प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, तो क्यों करते हैं बताइए। यहां पर आपको इंग्लिश में भी पॉइंट दिया गया है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में। बिल्कुल ग्रीन वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोचिए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहली बात आ जाती है अ प्लेस, है ना, ऐसा स्थान जहां पर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं,
वो कहलाते हैं सेंचुरी, है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, एकदम क्लियर, सेंचुरी, अभ्यारण्य, बिल्कुल सेंचुरी। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जो स्पीसीज होती है ना, क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली, उसे क्या बोलते हैं, स्थानीय प्रजाति। इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है एंडेमिक, एंडेमिक। आपको पता होगा जहां कहीं भी 1500 से ज्यादा एंडेमिक प्लांट्स हैं, एंडेमिक, जो केवल और केवल एंडेमिक, एंडेमिक प्लांट, जहां पर 1500 से ज्यादा वेस्क्यूलर एंडेमिक प्लांट है जो और कहीं जगह पर नहीं मिलते, जैसे वेस्टर्न घाट, जैसे सुंडालैंड, जैसे ईस्टर्न हिमालय, या फिर इंडो बर्मा रीजन। तो ये चारों रीजन भारत के क्या हैं, हॉट स्पॉट हैं। क्या है, हॉट स्पॉट। तो एंडेमिक प्रजातियां क्या होती है, जो केवल उसी स्थान विशेष में प्राप्त हो, स्थानीय या स्थानीय प्रजातियां। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में क्यों आते हैं भाई, क्या कारण है, बिकॉज ऑफ द, जो वहां पर है ना, क्लाइमेटिक जो परिवर्तन होता है, क्लाइमेटिक परिवर्तन, क्लाइमेटिक, है ना, तो यहां पर क्या लिख देंगे, जलवायु परिवर्तन के कारण, क्योंकि ऊपर वाले भाग में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है, तो वो अपने, है ना, अपना पलायन क्या कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ऋतु या जलवायु, ऋतु जो होती है बेटा, ऋतु जो होती है वो वेदर कहलाता है। वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म फिनोमिना, शॉर्ट टर्म, और इसीलिए जलवायु परिवर्तन के कारण, है ना, या ज्यादा करेक्ट आप सही बोल रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज, या फिर यू कैन से हाँ ऋतु परिवर्तन, ताकि क्या हो जाए, बिल्कुल सही बात, हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, कुछ सफाई अभियान चला दें एक बार, है ना। सफाई अभियान नरेंद्र मोदी जी भी चला रहे हैं, हम भी चला देते हैं यार। कुछ चीजें जिंदगी में बहुत जरूरी हो जाती हैं। कुछ चीजें जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं और उन्हें हमें करना भी है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं, अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। चलिए, अ प्लेस वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड, बिल्कुल क्लियर है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, इन निम्न में अंतर कीजिए। तो क्या आप बता सकते हैं क्या क्या अंतर है, क्या आप बता सकते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य और जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, दोनों में क्या अंतर है, कैन यू टेल मी। तो देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, ये एक प्रकार से, ये देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, वन्य जीव अभ्यारण्य वो जीव जंतुओं के लिए होते हैं विशेषकर, और जैव मंडलीय आरक्षित जो अभ्यारण्य है वो किसके लिए होते हैं, है ना, वो किसके लिए होते हैं। तो जैव मंडलीय मतलब बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये होते हैं बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के प्रोटेक्शन के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं। लेकिन जीव जंतुओं के प्रोटेक्शन के लिए कौन होते हैं, एनिमल को जो प्रोटेक्ट करते हैं, उनको कोई हंटिंग ना करे, वो वन्य जीव अभ्यारण्य है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, है ना, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, चिड़ियाघर, अच्छा अगला पॉइंट है चिड़ियाघर और अभ्यारण्य। तो चिड़ियाघर में क्या होता है, हम उसको भी बात कर लेते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा होगा, जैसे नीलगिरीज, राइट, नौकरेक, नौकरेक आपको पता है ना, मेघालय में नौकरेक है। इसके अलावा कंचनजंगा, तो ये सभी जैव, है ना, मंडल अभ्यारण्य है। खंडीघमा, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। और वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो जंतुओं के लिए, जैसे जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो देख लीजिए, सफाई अभियान अपने आप हो गया। आप लोग जिनसे परेशान थे वो बिल्कुल चले गए हैं। थैंक यू सो मच टीम। हमारी जो टीम है
बहुत अलर्ट पे रहती है और हम भी अलर्ट पे रहते हैं। तो देख लीजिए जो जो इस तरह के कैटेगरीज हैं जो टाइम पास करने आते हैं उनको ब्लॉक करना ही ठीक है, यस और नो। तो यहां पर आपको एग्जांपल्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है। तो सबसे पहली बात, ये टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, क्या कि देखिए दोनों ही क्या है, चिड़ियाघर और अभ्यारण्य। अभ्यारण्य हमेशा इन सिटू होता है, इन सिटू। इन सिटू हम लोग कुछ वहां पर रेगुलेशंस वगैरह करते हैं, इन सिटू का मतलब। और एक्स सिटू ये क्या है, चिड़ियाघर, वो है एक्स सिटू, मतलब हम मानवीय गतिविधियों के द्वारा उनको मानवीय तरीके से, है ना, करते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर। तो यहां पर जो चिड़ियाघर है, एनिमल आर कैप्ट आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड, मतलब यहां पर क्या है, कृत्रिम रूप से बनाए गए जो प्लेसेस हैं उनसे हम लोग चिड़ियाघर। और अभ्यारण्य क्या होता है, नेचुरल है, नेचुरल है, इसीलिए मैंने इन सिटू लिखा, यहां पर एक्स सिटू लिखा। ठीक है, इसके अलावा देखिए बिल्कुल नई परिस्थितियों का सामना करना होगा चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में कुछ जानवरों को विशेषकर प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है, एकदम क्लियर। अभ्यारण्य में तो जो जीव जंतु हैं वो स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। इसके बाद में एक और पॉइंट आ रहा है, एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो एंडेंजर्ड वो हैं जो कुछ समय के बाद खत्म हो सकती हैं, एक्सटिंक्ट वो हैं जो लगभग समाप्त हो गई हैं, इस पृथ्वी पर नहीं है। जैसे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर चीताह वो नहीं पाया जाता, देयर इज नो मोर प्रेजेंस ऑफ चीताह, राइट, है ना। ठीक है, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू बस इतना याद रखो, हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं। इन सिटू का मतलब उसी परिवेश में, इन सिटू मतलब नेचुरल, इन सिटू का मतलब क्या है, जो नेचुरल है, प्राकृतिक है। और एक्स सिटू का मतलब क्या है, मतलब जो मानव अपने द्वारा, जैसे हर्बेरियम, एक्वेरियम या फिर बायोलॉजिकल पार्क, ये सब मानव बनाता है अलग से डेडिकेशन के साथ। जू भी क्या है, एक्स सिटू है, एकदम क्लियर। चलो, तो यहां पर संकटपन्न और विलुप्त जो प्रजातियां हैं, तो इनमें बेसिकली क्या अंतर होता है उसको भी देख लेते हैं। और इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, राइट, अगला जो पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं हम। तो यहां पर जो एंडेंजर्ड या फिर, तो देखिए एंडेंजर्ड स्पीसीज में हम लोग कहेंगे कि जो बंगाल टाइगर है, जबकि यहां पर चीताह को क्या कहेंगे, ये विलुप्त स्पीसीज है। ठीक है, और जैसे बंगाल टाइगर है वो एंडेंजर्ड है। वैसे भारत ने अच्छी खासी संख्या बढ़ा दी है, लेकिन अभी केवल भारत में लगभग 2967 बाघ पाए जाते हैं, तो ये अपने आप में एंडेंजर्ड है, 2967 बाघ। ठीक है, वर्तमान पोजीशन है ये, है ना। और भारत की 2014 में जब सेंसस हुई थी, ये कब का बता रहा हूं मैं, 2018 की सेंसस का बता रहा हूं। 2014 में टाइगर्स कितने थे, 2226 टाइगर्स थे भारत में, है ना, 2226 टाइगर्स थे। ठीक है, अब आ रही है बात वनस्पति जात और प्राणी जात। तो यहां पर कुछ और पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सटिंक्ट वो है जो बिल्कुल भी नहीं है ना। डोडो पक्षी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया है। रेड पांडा, है ना, रेड पांडा। ठीक है, चलो, तो अब बात आ रही है फ्लोरा और फोना की। फ्लोरा का मतलब जो पादप है और फोना का मतलब जो जंतु जगत है। तो फ्लोरा एंड फोना, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके लिए कुछ एमसीक्यूज आ रहे हैं यहां पर। वनोन्मूलन निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसका, यदि पेड़ पौधों को, मतलब पूरा वन खत्म हो जाएगा तो वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव होगा। तो बताइए, वनोन्मूलन हो जाए यदि, मतलब डेफोरेस्टेशन हो जाए, तो यहां पर प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। इसके अलावा पूछा जा रहा है कि तो वाइल्ड एनिमल्स तो पूरी तरह से अपने मिनरल्स, पोषण के लिए, खाद्य पदार्थ के लिए, अपने आवास के लिए, इन सभी के लिए पौधों किस पर निर्भर है, फॉरेस्ट पर। पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है, डिग्रेड हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा 21वीं सदी तक कि यदि, जो कि उम्मीद है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, जो पूरी उम्मीद है, जिस गति से हम लोग
है ना, कोयला निष्कासन कर रहे हैं, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, तो पर्यावरण बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगा और जो एक सामंजस्य कोऑर्डिनेशन वो सब कुछ तबाह हो जाएगा। गांव पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ेगा? गांव पूरी तरह से डिपेंडेंट है, शहर है पृथ्वी पर, तो ये तो ठीक है, चलो बेसिक बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। हम लोग वृक्ष की कटाई करते रहे, ये आपके सोचने के लिए कुछ प्रश्न है। वृक्षों की यदि कटाई करते रहे लगातार तो हम कैसी परिस्थिति में आ जाएंगे? किसी जंतु का आवास यदि बाधित हो तब क्या हो जाएगा? और मिट्टी का ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो आपको पता है सबसे ऊपरी परत पर ह्यूमस होता है, बस उसके बाद आपको सारा कुछ याद आ जाएगा। ऊपर वाली परत यदि चली जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी जंतु का आवास बाधित हो जाए, किसी जंतु का आवास बाधित हो जाए तो वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो सकता है, और ऐसा ही हो रहा है टेम्परेचर के कारण। जैसे आवास के तौर पे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, कोरल रीफ्स प्रवाल भित्तियां, तो पूरी तरह से उनका आवास छिनता चला जा रहा है ना, पूरी तरह से आवास छिनता चला जा रहा है। और वृक्षों की कटाई करने पर ना तो वर्षा आएगी, ना ही हमें पोषक पदार्थ मिल पाएंगे, और जो पूरा इकोलॉजिकल साइकिल है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, बायोस्फीयर खत्म हो जाएगा। अब देखिए, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? क्योंकि सभी जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। जैव विविधता बनी रहेगी तो सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस आसानी से चलती रहेगी, वरना एक समय ऐसा आएगा कि बहुत सारे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। कई प्रकार की स्टोन स्पीसीज होती हैं, क्या बोलते हैं? की स्टोन स्पीसीज, है ना, जैसे हाथी है, जैसे टाइगर है, वो खत्म हो जाएंगे तो वहां पर हिरण बहुत ज्यादा संख्या में हो जाएंगे। हिरण ज्यादा हो गए तो वो सारे के सारे जो है ना फसलों को, चीजों को वो खा जाएंगे, पेड़ पौधों को खा जाएंगे। तो कुल मिला के क्या है, सभी चीजें, जितने भी जीव जंतु हैं, उनके कारण यहां पर बैलेंस बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन का बैलेंस है वो भी इंपॉर्टेंट है ना। संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी मानव का दखल है। मानव जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, उसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसके कारण संरक्षित वन भी प्रॉपर, है ना, और उसके अलावा वहां पर भी पोचिंग वगैरह हो रही है, तो इसलिए संरक्षित वन भी इतने सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं, उनके लिए हमने विशेष ट्राइबल प्लान्स घोषित किए हुए हैं। हमने जो है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट घोषित किए हुए। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट याद रखना, टोटल जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है ना, 37% जो जनजातीय जिले हैं जिन्हें हमने घोषित किया हुआ है, जनजातीय जिले, 37% जो उनका भाग है वो वन है वहां पर। जबकि आपको पूछा जाए IFSR रिपोर्ट 2019 जो आई थी, क्या फुल फॉर्म होती है ना, तो यहां पर ISFR है, ISFR सॉरी, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व, तो ये कितना है भारत में भी 24.56% टोटल परसेंटेज ऑफ वन है। जबकि जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हमने घोषित किए हुए हैं उसमें 37% है, याद रखना 37%, ये सभी बात हमने पढ़ी है ना। तो याद रखना, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है 37% तक वहां पर पाए जाते हैं वन, और ओवरऑल भारत में 24.56%, 24.56%, राइट, ये सभी आपको याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी आदिवासी के तौर पे है, रह रहे हैं वहां पे। बिल्कुल। वनोन्मूलन का कारण और प्रभाव क्या है? तो वनोन्मूलन का कारण क्या है आपको पता है, ह्यूमन ग्रीड, मानव की जो आवश्यकताएं हैं, ह्यूमन ग्रीड सबसे बड़ा वनोन्मूलन का कारण है। रेड डेटा बुक क्या होती है? IUCN के द्वारा डेटा प्रकाशित किया जाता है ना। प्रवास का मतलब जहां पर निवास करते हैं, चाहे जीव जंतु है चाहे मानव है ना। विलुप्त सूची, बिल्कुल, उसमें लीस्ट कंसर्न, है ना। इसके अलावा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, उनकी पूरी लिस्ट रहती है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे, है ना, मैक्सिमम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोग क्या करेंगे अपने लेवल पर भी, चैप्टर नंबर 5, है ना, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 ऑफ द 8th क्लास, राइट, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। एक तो 6th क्लास को, 8th की 6th क्लास और 7th क्लास को जरूर आज पढ़ लेंगे, आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा प्रेशर तो जनसंख्या का ही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब देखिए, विश्व की जो जंगली बाघों की आबादी है
उसमें से सबसे अधिक आबादी भारत में पाई जाती है। 65% एशियन हाथी भारत में है। 85% एक सींगी गैंडे जो है वो केवल असम में पाए जाते हैं, है ना। और 100% शेर भारत में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो कैटल हैं, मवेशी, वो भी भारत में पाए जाते हैं। तो याद रखना, दुनिया का सबसे ज्यादा पशुधन, लाइव स्टॉक, सबसे ज्यादा पशुधन जिसे हम कहते हैं लाइव स्टॉक, वो इंडिया में ही पाया जाता है। वो सभी कहां पाया जाता है? इंडिया में ही पाया जाता है। तो ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व के जो 12 बड़े जैव विविधता वाले देश हैं उनमें से भारत का 6ठा स्थान है ना। और इसके अलावा विश्व के जो 34 जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, 34 हॉट स्पॉट, लेकिन वर्तमान में बता दूं, वर्तमान में जो टोटल हॉटस्पॉट है विश्व में वो 36 हैं, और इन 36 में से 4 भारत में आते हैं। वही हॉटस्पॉट जहां पर विशेष प्रकार की एंडेमिक स्पीसीज, स्थानीय प्रजाति, 1500 वेस्कुलर प्लांट्स हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। उसके अलावा ईस्टर्न हिमालयाज दूसरा हॉटस्पॉट ये है। पहला हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट, तीसरा है सुंडालैंड। सुंडालैंड कौन सा है? जो इंडोनेशिया में पड़ता है। और चौथा है इंडो बर्मा रीजन। तो ये 4 कुल हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। ये सभी बात याद रखनी है। बिल्कुल संजय गांधी में भी पाए जा रहे हैं, और काजीरंगा, मानस, जल्दापारा वेस्ट बंगाल में है, वहां पर भी गैंडे पाए जाते हैं। आजकल जो जल्दापारा, काजीरंगा, मानस, औरांग, यहां से गैंडों को लेकर दुधवा जो कि उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क है, वहां पर भी रिलोकेट किया जा रहा है। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि कभी ब्रह्मपुत्र का पानी बहुत तेजी से आ जाए और सभी गैंडे बह जाएं। इसीलिए हम लोग जो है कूनो पालपुर में टाइगर्स वगैरह को भी हम लोग रिलोकेट कर रहे हैं, पन्ना में रिलोकेट कर रहे हैं, लॉयन को, शेरों को भी हम लोग रिलोकेट कर रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि केवल एशियाटिक लॉयंस केवल भारत के गिर फॉरेस्ट में कभी वो पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए, तो उसको रोका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एकदम क्लियर? तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो वन्यजीव, आज वन्यजीव को सबसे ज्यादा खतरा है, अतिक्रमण हो रहा है। और भारत में विश्व के जो संकटपन्न स्पीसीज की संख्या, संकटपन्न स्पीसीज है ना, एंडेंजर्ड 172 है। मैंने आपको बताया था टोटल जो 77,000, कुल 77,000 स्पीसीज की लिस्ट रहती है IUCN के पास, जिसमें से 35,000 को तो कोई दिक्कत नहीं है, लीस्ट कंसर्न है। लेकिन बहुत सारे जीव जंतु आज क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी हैं, एक्सटिंक्ट भी हो रहे हैं, है ना। एकदम क्लियर? तो यहां पर तो इसलिए आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी की जो क्लास लेने हैं दोस्तों, आप लोग एक बार 8 PM की क्लास देखिए, वहां पर बहुत डेडिकेटेड क्लास आती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो विश्व की संकटप्रद स्पीसीज का 2.9% भारत में है, और इसलिए ये सारी जो प्रजातियां हैं, बंगाल लोमड़ी, समरमरी बिल्ली, एशियाटिक शेर, भारतीय हाथी, एशियन जो जंगली गधा है, राइट, ये सभी संकटपन्न है। भारतीय गैंडा, है ना, ये सभी संकटपन्न है। ठीक है, एक बार लिस्ट देख लीजिए। डेडिकेटेड बर्निंग टॉपिक का लेक्चर दोस्तों मैं 1 जनवरी बिल्कुल नए साल से शुरू करने वाला हूं, और साथ ही साथ में 11:30 पर आपको मयंक सर और मैं आपके लिए करंट अफेयर को डिस्कशन के तौर पे चर्चा करते हुए आपके साथ क्या करेंगे, हम लोग इस पूरे इवेंट को करेंगे। तो रात को 11:30 बजे आपको वो इवेंट मिलेगा। फर्स्ट से बर्निंग टॉपिक्स के टॉपिक भी मैं कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों ये आप सभी मेरे लेक्चर जहां पर भी आते हैं उनको संपूर्णता से देख लें। और दोस्तों 3 जनवरी को अनअकैडमी कॉम्बैट है, आपको सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आप वाउचर्स भी जीत सकते हैं। आपकी भारतवर्ष में एक्चुअल रैंक क्या है यह भी आसानी से पता चल सकता है। एकदम क्लियर? तो जब भी आप अनअकैडमी कॉम्बैट में एनरोल हो, जो 3 जनवरी को 11 बजे होगा, RP Sir 10 रेफरल कोड की मदद से आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। और 27 जून इज द डेट जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। मेन प्रीलिम्स है आपका 27 जून को,
तो आप लोग जरूर एनरोल हो जाइए अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक पर, जहां पर अनअकैडमी के सबसे टॉप नॉच एजुकेटर्स प्रीलिम्स की आपको तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें केवल 3 घंटे में आपका कंप्लीट प्रीलिम्स हो जाएगा, डेली पढ़ेंगे तो, है ना। और आपको मैक्सिमम बेनिफिट आरपी सर 10 से होगा। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, जस्ट फॉलो माय प्रोफाइल, आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए एंड यू विल ऑलवेज गेन द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ मेंटरशिप, गाइडेंस एंड डिस्काउंट बाय माय रेफरल कोड। तो जरूर आप मुझसे संपर्क करें जब भी आपको लगे कि हां अब तो सीरियस टाइम आ गया है, और रियली इट इज अ टाइम कि भैया अब बिल्कुल वो समय आ गया है जब आपको निर्णायक डिसीजन लेना होगा, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छे बैचेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल हैं। डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत आगे भी होंगे और आपको भी इस सीरीज में आगे बढ़ना चाहिए। तो ईएमआई की फैसिलिटी उपलब्ध है, 3, 4, 5 हजार में आसानी से कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगे, यस थैंक यू सो मच गौरी राज जी ने जो है अनअकैडमी कॉम्बैट में एनरोल हो गई हैं। क्या आप भी एनरोल हो गए हैं क्या? आरपी सर 10 की मदद से आप लोग भी एनरोल हो जाइए अभी का अभी बाय माय रेफरल कोड। थैंक यू सो मच गौरी राज जी, धन्यवाद। तो इसी प्रकार से आप जब भी कोई एनरोलमेंट लें, एक बार मुझसे डिस्कस कर ले, किसी से भी डिस्कस करने से पहले, यू विल बी बेनिफिटेड मोस्ट बाय माय रेफरल कोड। सो पर्सनल कोच मिलता है आपको, डेली मेंस के आंसर राइटिंग्स की प्रैक्टिस होती है और यही प्रैक्टिस आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंजॉय योर डे, राइट। और अनअकैडमी पर मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया